हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो आज हमें डिस्कशन करेंगे 28 की पेपर, वो भी मॉर्निंग शिफ्ट। अभी अब डिस्कशन कर रहे हैं। तो मॉर्निंग शिफ्ट के पेपर देखेगा तो मॉडरेटली टफ है ये पेपर भी। मतलब टफ क्वेश्चंस 2-3 है इसमें और मॉडरेट क्वेश्चंस भी ज़्यादा है। ऐसा जेट से करने वाले क्वेश्चंस कम है, वेरी लेस क्वेश्चंस आर देयर लाइक दैट। ओके, मैं टोटली 16 या 15 क्वेश्चंस जनरली डिस्कस कर रहा हूँ इधर। पूरा ऑर्गेनिक फिजिकल और इनऑर्गेनिक देखेगा तो अब ये देखो फर्स्ट क्वेश्चन 51 का, द इनकरेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक रेडियस बोला। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियस बोला था ना। तो एटॉमिक रेडियस का केस में मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम में एटॉमिक रेडियस क्या होना चाहिए, लेफ्ट टू राइट बढ़ना चाहिए ना। तो मैग्नीशियम का ज्यादा ही रहता है एल्यूमिनियम से, बराबर है। एंड कार्बन और ऑक्सीजन में लेफ्ट टू राइट क्या होना, कम होना। तो कार्बन से ऑक्सीजन का क्या होता है, कम होता है, बराबर ही है। देन कार्बन से डाउन दी ग्रुप क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। तो कार्बन का कम है तो बराबर ही है, तो ये ऑर्डर बराबर ही है। नेक्स्ट सिलिकॉन और फास्फोरस में सिलिकॉन की ज्यादा है, फास्फोरस और क्लोरीन में फास्फोरस की ज्यादा है। लेफ्ट टू राइट क्या होना चाहिए, एटॉमिक रेडियस कम होना चाहिए। फिर सिलिकॉन की ज्यादा होता ना, वो लेफ्ट साइड है, वो सिलिकॉन 14 ग्रुप है, पीरियड में तो लेफ्ट साइड है। नेक्स्ट फास्फोरस है, नेक्स्ट क्लोरीन है, और फ्लोरीन में तो फ्लोरीन का कम साइज है, बराबर है ना। तो सेकंड भी करेक्ट है। एंड बेरिलियम मैग्नीशियम में बेरिलियम की साइज कम रहता मैग्नीशियम से, तो ये गलत है। तो ऑप्शन 3 इज करेक्ट आंसर, मतलब ये इनकरेक्ट ऑर्डर है, बराबर है। तो इसलिए आंसर इज क्या लिख सकते हैं हम, 3 लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 53 देखो, द मॉलिक्यूल्स हैविंग स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री। तो स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री है और ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है, नहीं तो पिरामिडल ज्योमेट्री है। कैसा हमें फाइंड आउट करते हैं, तुमको टाइप ऑफ मॉलिक्यूल निकालना तो मालूम है ना। अब SbF5 में Sb सेंट्रल एटम है, तो उसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने रहते हैं। Sb मतलब ग्रुप नंबर है 50A है, मतलब 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहते हैं, है ना। और फ्लोरीन 5 है, तो 5 बॉन्ड पेयर हो जाते। तो कितने बॉन्ड पेयर हो गए थे, 5 बॉन्ड पेयर। मतलब ये टाइप ऑफ मॉलिक्यूल क्या हुआ, AB5 हो तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है शेप। तो इसका ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, इसका भी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, दोनों का भी है ना। और इसका भी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, लेकिन इसका क्या होता है, स्क्वायर पिरामिडल है। इसका क्या होता है, स्क्वायर पिरामिडल। बट दोनों का भी स्क्वायर पिरामिडल होना चाहिए। मॉलिक्यूल्स हैविंग स्क्वायर पिरामिडल बोला, सिर्फ एक ही ज्योमेट्री दिया, इसीलिए ये गलत होता, ये नहीं हो सकता आंसर। अब एक COF4 का वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिनान का कितना है, देखो 8 है, और ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है, एंड 4 फ्लोरीन 4 बॉन्ड पेयर बनाते थे, बराबर है। तो एक लोन पेयर है, तो वैसा टोटली बॉन्ड पेयर 5 है और लोन पेयर 1 है। तो टोटल टाइप ऑफ मॉलिक्यूल देखेगा तो AB5E हुआ। AB5E मतलब स्क्वायर पिरामिडल होता ना ये। तो ये स्क्वायर पिरामिडल, ये ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है, लेकिन दोनों का स्क्वायर पिरामिडल तो नहीं हुआ। और इसका भी देखो BrF5 का स्क्वायर पिरामिडल है और PCl5 का ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। देन इसमें देखेगा तो दोनों का भी स्क्वायर पिरामिडल, तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर। तो टाइप ऑफ मॉलिक्यूल निकालो। VACPR थ्योरी में तुमको वो टेबल तो याद है, और टेबल से हमें इसको सॉल्व कर रहे हैं। पहले तो टाइप ऑफ मॉलिक्यूल निकालते, ठीक है, वैसा हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट, ये तो ऑर्गेनिक का क्वेश्चन है। नेक्स्ट 55 का क्वेश्चन देखो बेटा। क्या दिया देखो, ये वीक एसिड HA हैज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन X दिया। विच ऑप्शन गिव्स द करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ pH माइनस pKa बोला। तो फिर pH माइनस pKa का वैल्यू हम निकालेंगे। जनरली Ka फॉर वीक एसिड HA का Ka वैल्यू क्या हो सकता है, देखो बेटा HA मतलब वीक एसिड रहेगा, तो उसकी आयन से वो कैसा रहेगा, इक्विलिब्रियम पे रहेगा, राइट। फिर इसकी कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम C माइनस C अल्फा होता है, और इसकी कंसंट्रेशन C अल्फा होता है, बराबर है। तो ये है एट इक्विलिब्रियम पे इसकी कंसंट्रेशंस HA का और H प्लस का और A माइनस का। तब Ka क्या होता है, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A माइनस बाय HA होगा, बराबर है। तो इसकी कंसंट्रेशन जो है उसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, H प्लस का C अल्फा, इसका भी C अल्फा बाई C माइनस C अल्फा हुआ Ka का फार्मूला, बराबर है। तो फिर C कॉमन लेके इसको कैंसिल कर सकते, तो C अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा हुआ। एंड यहाँ पर
अल्फा को क्या ले बोला, वो x ले बोला, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या ले बोला, x। तो x ले तो फिर cx² बाय क्या हुआ 1 माइनस एक्स के ये इक्वल टू, फिर cx क्या हो सकता है बेटा, cx की जगह हम h प्लस लिख सकते हैं ना इधर, देन इनटू x है बाय 1 माइनस एक्स, तो के ये इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं ये cx² को मैं क्या लिखा, cx की जगह h प्लस लिखा और x बाकी है ना इंटू एक्स वैसे ही रख दिया। अब इसको माइनस लॉग अप्लाई कर दे रहा हूं मैं, क्योंकि pKa लिखने के लिए pH माइनस pKa चाहिए ना हमको, तो इसलिए मैं माइनस लॉग दोनों तरफ अप्लाई कर रहा हूं। तो दोनों तरफ अप्लाई कर दे तो तब क्या हो गया देखो, माइनस लॉग Ka इज इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस माइनस लॉग x बाय 1 माइनस एक्स, बराबर है। तो अब ये pKa हो जाता है और ये क्या हो गया, pH हो गया था माइनस लॉग x बाय 1 माइनस एक्स, बराबर है। तो pH माइनस pKa पूछा हमको, तो pKa को इधर लिखाओ और ये इधर आ जाता, तो log x बाय x 1 माइनस एक्स हो जाता है pH माइनस pKa, तो x बाय 1 माइनस एक्स, तो आंसर इज ऑप्शन 4, ऐसा हमें कर सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट ये देखो बेटा, कंसिडर द फॉलोइंग एलिमेंट्स इंडियम, टैलियम, एल्यूमिनियम, लेड, टिन, जर्मेनियम बोला। तुमको 13th ग्रुप से कंपैरिजन में 14th ग्रुप का आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा रहेगा, ये मालूम है ना। 13th ग्रुप से 14th ग्रुप का आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होता। एंड नीचे टैलियम और इंडियम में टैलियम की ज्यादा हो जाता है इंडियम से, ये भी मालूम है, राइट। एंड और क्या एलिमेंट्स यहाँ दिया, टिन दिया और लेड दिया और क्या दिया देखो, ऊपर एल्यूमिनियम का भी दिया था एंड नेक्स्ट इसके ऊपर जर्मेनियम दिया, बराबर है। अब ये तीनों का आयोनाइजेशन एनर्जी ये तीनों से तो पक्का ज्यादा ही रहता, फिर ये तीनों में किसकी ज्यादा है बोल तो ऑर्डर में हमको पता है ना, टैलियम का एक्सेप्शनली ज्यादा हो जाता है इंडियम से भी और एल्यूमिनियम से भी। तो नेक्स्ट इंडियम आ सकता है, नेक्स्ट एल्यूमिनियम, सॉरी नेक्स्ट एल्यूमिनियम के टैलियम के बाद एल्यूमिनियम आ सकता है, एल्यूमिनियम के बाद इंडियम, ये ऑर्डर है तीनों का। और ये तीनों भी कम है इससे कंपैरिजन में, और ये तीनों में सबसे ज्यादा जर्मेनियम का है, और नेक्स्ट लेड और टिन में लेड का ज्यादा है। तो ये ऑर्डर हो सकता है, ये कंप्लीटली ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी है ना। सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी किसका है, जर्मेनियम का, सबसे लीस्ट किसका है, इंडियम का। तो ये पूछा था मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एलिमेंट्स विच हैज हाईएस्ट एंड लोएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी बोला। हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी जर्मेनियम का है, ये टोटल 6 एलिमेंट्स है ना, इसमें हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी जर्मेनियम का, लोएस्ट किसका है, इंडियम का। एंड ये हाईएस्ट रहने वालों का स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट +4 होता, क्योंकि ये 4th ये ग्रुप एलिमेंट है तो +4 होता। एंड इसका स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट इंडियम का क्या है, +3 होगा। +1 किसका होता, टैलियम का, लेकिन टैलियम लोएस्ट नहीं है ना, इसमें टैलियम का बढ़ता है एल्यूमिनियम और इंडियम से भी, सेकंड प्लेस में रहता है इसकी ग्रुप में, बोरान के बाद टैलियम ही होगा आयोनाइजेशन एनर्जी के ऑर्डर में, है ना। फिर टैलियम का +1 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, बट इंडियम का क्यों होता, इंडियम का +3 होगा, इंडियम में इनर्ट पेयर इफेक्ट नहीं है, तो टैलियम में है इनर्ट पेयर इफेक्ट, ठीक है ना। तो इसकी आंसर एक्चुअली एनटीए ने गलत दिया था, इसकी आंसर तो +3 है, +4 +3, सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट है, ठीक है बेटा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाँ ये क्वेश्चन 57 का देखो। 57 के क्वेश्चन में क्या दिया था, इनिशियल कंसंट्रेशन A0 दिया और T ऑफ दिया, T ऑफ 200 है, 0.1 मोलर कंसंट्रेशन रहने जब A0 की वैल्यू, एंड T ऑफ 100 है, A0 की कंसंट्रेशन 0.025 रहने जब, है ना। फिर ऑर्डर क्या हो सकता है, जनरली इधर तुमको पता है हाफ लाइफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन, ये तो मालूम है ना। तो इनिशियल कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो हाफ लाइफ क्या हुआ, कम हुआ, नहीं इधर इनिशियल कंसंट्रेशन कम हुआ, हाफ लाइफ भी कम हुआ, तो फिर ऑर्डर क्या हो सकता है, तो ऑप्शंस क्या दिया, द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज हाफ दिया, तो वो करेक्ट है रॉन्ग है कि कैसा पहचानना हम,
तो ऐसा पहचान सकते टी ऑफ इज डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए पावर n माइनस 1 है ना, तो ये फार्मूला से पहचान सकते हैं, हम फाइंड आउट कर सकते हैं a2 बाई a1 होल पावर n माइनस 1, ठीक है ना। तो इधर n की वैल्यू क्या रखेगा तो ये वैल्यू सेटिस्फाई होते कि देखेंगे हम। t ऑफ 1 वैल्यू कितना है 200 है, t ऑफ 2 कितना है बेटा 100 है, एंड a2 क्या लेंगे 0.025 लेंगे, a1 क्या लेंगे 0.1 होल पावर n माइनस 1, बराबर है। फिर ये वैल्यूज को सेटिस्फाई कर तो n वैल्यू क्या रखेगा तो ये वैल्यू सेटिस्फाई होते कि देखो ये तो किस में कैंसिल होता है 4 में कैंसिल होता है, देन यहाँ पर ये तो कैंसिल हो गया था 2 में कैंसिल हो गया 100, ये 2 में कैंसिल हो गया, बराबर है। फिर यहाँ पर n वैल्यू अगर 1/2 रख दिए, n वैल्यू अगर तुम्हें 1/2 रख दिए तब क्या हो जाता है -1/2 होता है ना, 1/2 माइनस 1 क्या हो गया -1/2, तो -1/2 मतलब 4 का रूट क्या हो जाता है 2 हो गया, मतलब इसको इक्वल हो रहा है ना, एंड ये 2 ऊपर आ सकता है क्योंकि -1/2 है वो, बराबर है। तो इसीलिए A इज करेक्ट है, स्टेटमेंट A इज करेक्ट है, द ऑर्डर इज 1/2 बोलना करेक्ट है। नेक्स्ट ये देखो B देखो क्या दिया, A0 इज 1 मोलर है, T ऑफ इज 200√T√10 बोल के दिया, और ये भी क्या करो इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो T ऑफ 1/T ऑफ 2 इज इक्वल टू क्या करना है A2 बाई A1 होल पावर -1/2, वो इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, नहीं तो A1 बाई A2 होल पावर 1/2 करो इसको, ठीक है, वैसे सब्स्टिट्यूट कर दो तब तुमको आ सकता है। देखिए T ऑफ 1 वैल्यू कितना बेटा 1 की वैल्यू वो ऊपर वैल्यू दिया था ना 0.1 दिया था है ना, बाय T ऑफ 2 क्या लेंगे हम ये 1 मोलर लेंगे, एंड A1 वैल्यू कितना है, A1 वैल्यू इनिशियल कंसंट्रेशन कितना है उधर, वो इनिशियल कंसंट्रेशन ही है ना वो, ये तो 100 है, ये 0.1 है, बराबर है। नेक्स्ट ये वैल्यू कितना है हमें निकालना, T ऑफ 2 कितना है कि हम निकालेंगे, और ये वैल्यू A2 की वैल्यू कितना है देखो इधर हमें ले सकते हैं 1 ले सकते हैं, ठीक है ना, होल पावर 1/2, तो ये क्या हो गया देखो 1/10 हो गया, 1/10 रूट 1/√10 हुआ था ये, एंड ये 100 है बाय T ऑफ 2, तो इनिशियली 200 है, 100 भी नहीं 200 है वो, तो तब क्या हो गया T ऑफ 2 क्या हो जाता देखो 200 इंटू √10, मतलब ये भी करेक्ट है, तो A करेक्ट है B करेक्ट है, एंड यहाँ पर D भी करेक्ट होता है, तुम्हें सेम ऐसा ही करके देखो D भी करेक्ट हो सकता है, लेकिन C करेक्ट नहीं हो सकता है। देखो देखेगा तो द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन चेंजेस टू 1 बोला, ऑर्डर चेंज हो सकता है बोल रहा है इफ द रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन 0.1 मोलर टू 0.5 मोलर को चेंज कर दो, कंसंट्रेशन चेंज कर तो ऑर्डर क्यों चेंज होता, ये गलत है, C स्टेटमेंट गलत है, तो ABD करेक्ट है, ठीक है ABD, सो ऑप्शन 2 इज करेक्ट, ठीक है बेटा, समझ में तो आया ना ये। नेक्स्ट 58 देखो, 58 क्या है, ice and water are placed in a closed container at a pressure 1 atmosphere and temperature 273.15 Kelvin. If pressure of the system is increased 2 times, keeping temperature constant, identify observations. तो यहाँ पर एक क्वेश्चन में प्रेशर अप्लाई कर दे तो हमें फेज डायग्राम से बता सकते, जनरली वाटर का फेज डायग्राम कैसा रह सकता है, सो ये वाटर का फेज डायग्राम है, यहाँ लिक्विड स्टेट में रहता है, यहाँ गैस स्टेट, यहाँ सॉलिड, ये प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर की ग्राफ है, ये ग्राफ किसकी है प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर की ग्राफ है, ये सॉलिड है, ये लिक्विड है, एंड ये है गैस, ये ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर है, मतलब ये पर्टिकुलर प्रेशर पे और ये पर्टिकुलर टेम्परेचर पे वो वाटर कैसा रहता है 3 स्टेट में एग्जिस्ट होता है, सॉलिड लिक्विड गैस, मतलब आइस में लिक्विड वाटर में वेपर स्टेट में, तीनों में एग्जिस्ट होता है, ये इसको बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट। और यहाँ प्रेशर को बढ़ा दिए 2 टाइम्स कर दिए बोला, तो 1 एटमॉस्फेयर इनिशियली 273.15 इतना है, 273.15 टेम्परेचर है, प्रेशर है 1 एटमॉस्फेयर इनिशियली, ये कितना है टेम्परेचर, लेट अस टेक हियर ये 1 एटमॉस्फेयर है, तो यहाँ पर प्रेशर को बढ़ा दिए हम 1 एटमॉस्फेयर से 2 एटमॉस्फेयर तक प्रेशर को बढ़ा दिए, तो प्रेशर को बढ़ा दे तो तब वो किस स्टेट में गया, लिक्विड स्टेट में गया ना,
प्रेशर को बढ़ा दे तो किस स्टेट में गया, लिक्विड स्टेट में। तो फिर अमाउंट ऑफ आइस डिक्रीजेस बोला, वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम इंक्रीजेस बोला, सॉलिड फेज डिसअपियर्स कंप्लीटली। तो इधर वो सॉलिड फेज से किस फेज में कन्वर्ट हो रहा है, देखो ये 1 एटमॉस्फेयर, ये 2 एटमॉस्फेयर, मतलब आइस पे प्रेशर अप्लाई कर दे तो तब वो सॉलिड कन्वर्ट्स इनटू आइस, कन्वर्ट्स इनटू लिक्विड। तो आइस पूरा डिसअपियर हो गया ना, फिर तो लिक्विड स्टेट में कन्वर्शन हो गया। तो फिर आंसर क्या हो गया इसका, द सॉलिड फेज डिसअपियर्स कंप्लीटली, दैट इज आंसर। ये ऑर्गेनिक का क्वेश्चन है। नेक्स्ट ये भी ऑर्गेनिक का है। ये क्वेश्चन देखो, consider n is the number of lone pair of electron present in the equatorial position of the most stable structure of ClF3। तो ClF3 स्ट्रक्चर में लोन पेयर कहाँ रहते हैं, इक्वेटोरियल पोजीशन में रहते हैं, मालूम है ना। ClF3 का बेंट टी शेप है, ये क्या शेप है, बेंट टी शेप है। तो इक्वेटोरियल पोजीशन में 2 लोन पेयर तो है, ठीक है। और क्या पूछा, द आयन्स फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग n नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आर। तो किस आयन में 2 लोन पेयर हो सकते हैं, मतलब 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। इसमें लोन पेयर कितने हैं, 2 है ना। n वैल्यू क्या है बेटा, इधर 2 होता है। n इज द नंबर ऑफ लोन पेयर बोला ना, ClF3 में नंबर ऑफ लोन पेयर कितने हैं, 2 है। सो नंबर ऑफ लोन पेयर का नंबर को इक्वल होने वाला अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किस में है पूछा, मतलब 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किस में होते हैं। वेनेडियम +3, इसका कॉन्फिगरेशन 3d1 3d2 होता है, क्योंकि 3d3 4s2 है ना। सो वेनेडियम +3 है तो 3d2 4s0। सो 3d2 मतलब 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो वेनेडियम +3 आंसर होगा। नेक्स्ट टाइटेनियम +3, टाइटेनियम +3 की कॉन्फिगरेशन है 3d1, तो इसमें 2 अनपेयर्ड नहीं है। कॉपर +2 में मतलब 3d10 4s1 है ना उसका, कॉपर +2 का क्या हो जाता है, 3d9 हो सकता है 4s0। फिर इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 हो सकते क्या, नहीं हो सकते। फिर ये भी नहीं होगा, फिर फर्स्ट ये हो सकता है। नेक्स्ट निकेल 2 में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3d8 4s0 होता ना, हाँ। फिर इसमें 2 अनपेयर्ड है, 3d8 में 2 अनपेयर्ड हो सकते हैं। नेक्स्ट टाइटेनियम +2, टाइटेनियम का भी 3d2 है, फिर ये होता है, डी होता है, ई होता है, फिर ए डी ई ओनली। आंसर इज ऑप्शन 2 है, बराबर है। नेक्स्ट इसके बाद देखो, इसके बाद क्वेश्चन 62 का देखो, स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है एंड दिस इज समवॉट ट्रिकी क्वेश्चन है ये। तो ये पोटेशियम परमैंगनेट से डी एंड ए ब्लॉक में से आया था ये क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन क्या बता रहा है देखो, इन द ऑक्सैलिक एसिड वर्सेस KMnO4 की टाइट्रेशन। ये टाइट्रेशन में प्रेजेंस ऑफ एसिड, एसिडिक मीडियम में ये रिएक्शन हो रहा है। द सॉल्यूशन नीड्स टू बी हीटेड इनिशियली 60 डिग्री सेल्सियस। पहले हम ये दोनों की टाइट्रेशन में सॉल्यूशन को हमें इतना हीट करना है 60 डिग्री सेल्सियस पे, बट नो हीटिंग इज रिक्वायर्ड इन फेरस अमोनियम सल्फेट, मतलब FAS वर्सेस KMnO4 टाइट्रेशन इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड बोला, बराबर है। फिर यहाँ पर ऑक्सैलिक एसिड वर्सेस, ये ऑक्सैलिक एसिड है, क्या है ऑक्सैलिक एसिड की फार्मूला, COH है ना। तो ये ऑक्सैलिक एसिड वर्सेस KMnO4 की टाइट्रेशन में हमको हीटिंग करना ज़रूरत है, बट इसकी टाइट्रेशन में फेरस अमोनियम सल्फेट मतलब फेरस सल्फेट प्लस इंटू डॉट अमोनियम सल्फेट डॉट 6H2, इसको बोलते हैं मोर साल्ट भी बोलते हैं। फेरस अमोनियम सल्फेट को क्या बोलते हैं हम, मोर साल्ट। तो ये मोर साल्ट एंड वर्सेस KMnO4 की टाइट्रेशन में हमें हीटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें क्या होता है, जनरली ये रिएक्शन में KMnO4 ऑक्सैलिक एसिड की रिएक्शन में MnO4 minus is converting into by reaction with H2C2O4 in presence of acidic medium 16H plus। मैं इसकी बैलेंस्ड इक्वेशन है, कितने एसिड ज़रूरत है वो सभी लिख रहा हूँ। CO2 में कन्वर्शन होता है ऑक्सैलिक एसिड, और MnO4 माइनस परमैंगनेट इज कन्वर्टिंग इनटू Mn+2 एंड वाटर फॉर्मेशन होता है। ये है रिएक्शन इसका। फिर Mn+2 जो प्रोडक्ट बन गया ना, ये Mn+2 कैटलाइज करता है, ये रिएक्शन को कैटलाइज करता है, मतलब ये ऑटो कैटालिसिस रिएक्शन है। ये रिएक्शन जो है ऑटो कैटालिसिस रिएक्शन बोलते हैं हम, मतलब जो प्रोडक्ट बन गया वो प्रोडक्ट भी अगर कैटलिस्ट जैसा यूज हो गया ना, तो दैट इज कॉल्ड एज ऑटो कैटालिसिस रिएक्शन, ठीक है ना।
तो ऑटो कैटलिसिस रिएक्शन है, और इसके केस में अगर तुम्हें टेम्परेचर को बढ़ा दिए ना और रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है, ठीक है ना, इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाने के लिए इधर हीट करते हैं, बराबर है स्टेटमेंट। एंड FAS के केस में यहां पर क्या हो जाता है, FAS में मैं अब तक बोला था ना, फेरस अमोनियम सल्फेट में फेरस सल्फेट है, मतलब आयरन +2 स्टेट में है, तो ये हीट कर दिए समझो, आयरन +2 स्टेट से +3 स्टेट में कन्वर्शन हो जाता है बाय एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। तुम्हें टाइट्रेशन करने वक्त कोनिकल फ्लास्क में फेरस अमोनियम सल्फेट लिए, KMnO4 को हम ब्यूरेट में लिए, तो लेने जब अगर टाइट्रेशन करने के समय में वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से फेरस अमोनियम सल्फेट रिएक्शन हो जाता, तो रिएक्शन हो जाके फिर Fe+2 इज रेडीली कन्वर्टिंग इनटू Fe+3। अगर उसको हीट कर तो और जल्दी कन्वर्शन हो जाएगा, तो इसीलिए यहाँ पर हीट नहीं करना। ओके, फेरस सल्फेट Fe+2 से +3 में इजीली कन्वर्शन हो जाएगा, अगर तुम्हें हीट कर तो और जल्दी हो जाएगा, तो इसलिए हीट नहीं करना, ठीक है ना। तो Fe+2 अगर Fe+3 में कन्वर्ट कर तो क्या प्रॉब्लम है बोल तो, KMnO4 के काम क्या है, Fe+2 को Fe+3 करना, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है एंड ये रिड्यूसिंग एजेंट है। तुम्हें डालने के पहले ही अगर वो ऑक्सीडाइज हो गया समझो, तुम्हें करेक्ट इक्विवेलेंट्स नहीं फाइंड आउट कर सकते, KMnO4 कितना ऐड करना है कि उतना ऐड नहीं करते, कम ऐड करते, तो करेक्ट वैल्यूज नहीं आते, तो यू विल गेट रॉन्ग वैल्यूज, राइट। ऑलरेडी वो Fe+2 वाला Fe+3 में कन्वर्शन हो गया बाय ऑक्सीजन, नेचर में जो है ऑक्सीजन, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, उससे अगर वो ऑक्सीडाइज हो गया तब तुमको करेक्ट वैल्यूज नहीं आते ना। KMnO4 से जितना ऑक्सीडाइज होना Fe+2 उतना ऑक्सीडाइज नहीं होता, कम हो जाता है, ठीक है। तो वैसा रॉन्ग वैल्यूज आते हैं, तो इसीलिए स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। स्टेटमेंट 2 क्या है देखो, इन ऑक्सैलिक एसिड वर्सेस टाइट्रेशन इनिशियल फॉर्मेशन ऑफ MnSO4 टेक्स प्लेस हाई टेम्परेचर, हाँ बराबर है, which then act as catalyst for further reaction, ये करेक्ट सही बोला। In the case of FAS versus KMnO4 heating oxidizes Fe+2 to Fe+3 by oxygen air and error may introduced in the experiment, ये बराबर है। स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट है, स्टेटमेंट 1 भी करेक्ट है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो इसीलिए आंसर इसका स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, दोनों भी ट्रू है, तो फिर बोथ 1 एंड 2 ट्रू है, तो ऑप्शन 3 इज करेक्ट आंसर, बराबर है। नेक्स्ट 63 देखिए, 63 में फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट पूछ रहा है, मतलब KF वैल्यू पूछ रहा है, और इधर मास 50 ग्राम दिया था विच कंटेन्स 1 ग्राम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट बोला, तो वेट ऑफ सोल्यूट दिया और उसका वेट ऑफ सॉल्वेंट दिया था 50 ग्राम्स ऑफ विच कंटेन्स बोला था, सॉल्वेंट की वेट दिया, एंड KF पूछ रहा है, तो फार्मूला क्या है, डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू weight of solute by molecular weight of solute into 1000 by weight of solvent। तो डेल्टा TF की वैल्यू 0.4 है और KF की वैल्यू निकालना, वेट ऑफ सोल्यूट कितना बेटा 1 ग्राम है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट क्या दिया, मोलर मास 256, इधर दिया देखो, मोलर मास ऑफ सोल्यूट है ना, इंटू 1000 बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है 50 है, इसको सॉल्व कर दो तो KF की वैल्यू आ सकता है, यू विल गेट 5.12, ये वैल्यू कितना आएगा 5.12, तुम्हें सॉल्व करके भी देखो वही वैल्यू आएगा, बराबर है। नेक्स्ट ये ऑर्गेनिक का क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाँ ये तुम्हें डिस्प्रोपोर्शनेशन क्या है, कॉम्बिनेशन क्या है, रिडॉक्स में से डायरेक्ट क्वेश्चन है ये तो इजी क्वेश्चन है। ये कॉम्बिनेशन होता है, मीथेन और ऑक्सीजन कंबाइन होके CO2 और H2 को बना रहे हैं, तो ये कॉम्बिनेशन, तो A2 से कॉम्बिनेशन है, कंबाइन हो रहा है, मैचिंग कर सकते हैं। NaH डिसोसिएशन मतलब क्या बोल सकते हैं, डिकम्पोजिशन, तो B3 से मैचिंग हो रहा है। नेक्स्ट V2O5 कैल्शियम से डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ना, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो ये C4 से कॉम्बिनेशन हो रहा है, मैचिंग कर सकते हैं। एंड H2O2 का डिस्प्रोपोर्शनेशन हो रहा है इधर, तो फिर D1 से मैचिंग होता है, तो फिर A2 B3 D4 एंड लास्ट वन क्या है, A2 है और B3 है एंड C क्या है 4 है और D क्या हो गया 1 हो गया, D क्या हो गया 1 हो गया, बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, the metal ion whose electronic configuration is not affected by nature of the ligand, nature of the ligand से affect नहीं होना था, which gives violet color बोला। जनरली निकेल प्लस 2 में 3D8 कॉन्फ़िगरेशन होता, सो 3D8 कॉन्फ़िगरेशन में
लिगेंड से इधर पेयरिंग नहीं हो सकते इलेक्ट्रॉन अकॉर्डिंग टू CFT थ्योरी के अकॉर्डिंगली तुम्हें इसको T2G इलेक्ट्रॉन को और EG इलेक्ट्रॉन को इवन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड एब्सेंस ऑफ प्रेजेंस ऑफ वीक फील्ड लिगेंड तुम्हें दोनों का केस में भी कॉन्फिगरेशन ऐसा ही लिखते हैं, यही लिखते हैं ना, निकेल +2 की कॉन्फिगरेशन इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड एंड वीक फील्ड लिगेंड, दोनों के केस में भी यही हमें लिखते हैं, इधर ये इलेक्ट्रॉन दोनों भी पेयर अप नहीं होते। इन द केस ऑफ किसके केस में बोल रहा हूँ मैं, निकेल +2 का केस में D8 रहेगा तो ऐसा होता है, ठीक है बेटा। तो D8 के केस में ऐसा पेयरिंग नहीं हो सकता। तो फिर वायलेट कलर बोराक्स भी टेस्ट में वायलेट कलर देने वाला भी निकेल ही है, तो इसीलिए आंसर इज निकेल +2 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 67 ऑर्गेनिक का क्वेश्चन है। नेक्स्ट 68 विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सीडेशन रिएक्शंस आर कैरिड आउट बाय बोथ K2Cr2O7 एंड KMnO4, दोनों से ऑक्सीडाइज होने वाले केस क्या होते हैं, पहले वाले तीन केसेस I- से I2, नेक्स्ट S2 से S, Fe+2 से Fe+3, ये तीनों को भी KMnO4 भी ऑक्सीडाइज करेगा और K2Cr2O7, ये भी D एंड F ब्लॉक से आया था ये क्वेश्चन, ठीक है ना। तो ये तीनों की रिएक्शन KMnO4 K2Cr2O7 के रिएक्शंस में है, बट I- से IO3- एंड S2O3 से SO4 ये दोनों से ये ऑक्सीडाइज नहीं हो सकते, तो आंसर ABC ओनली ऑप्शन 1 है, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन है D एंड F ब्लॉक के रिएक्शंस में से। नेक्स्ट सेम एनर्जी रहने वाले केस, सेम एनर्जी किसका होता है, N+L वैल्यू देखते हैं ना हम, सेम एनर्जी देखने के लिए N+L वैल्यू जिसकी सेम होता है उसकी दोनों की एनर्जी सेम है। तो D का और E का देखो, D और E का दोनों की एनर्जी N+L वैल्यू देखो 5 होता, 3 + 2 5, तो दोनों की एनर्जी सेम है, ये भी सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट 71 मोलैरिटी 70% दिया था, मोलैरिटी 70%, मोलैरिटी ऑफ वेट बाय वेट परसेंट, मोलैरिटी 70% नहीं है, ये वेट बाय वेट परसेंटेज की परसेंटेज है। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ मोनोबेसिक एसिड बोला था, उसकी मोलैरिटी इंटू 10⁻⁻1 बोल के दिया, नियरेस्ट इंटीजर, राइट। और क्या दिया था, डेंसिटी दिया था 1.25 और मोलर मास 70 बोल के दिया था ना। तो मोलैरिटी कैसा निकाल सकते, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड है क्वेश्चन ये, वेट बाय वेट परसेंटेज इंटू डेंसिटी इंटू 10 बाई क्या करना, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट, एंड वेट बाय वेट परसेंटेज 70 है, डेंसिटी कितना है 1.25 इंटू 10 करो डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट कितना है, देखो मॉलिक्यूलर वेट हमको दिया था इधर, मॉलिक्यूलर वेट भी मोलर मास बोल के दिया ना 70 है, तो 70 कैंसल, यहाँ पर इंटू 10⁻⁻1 लिखो बोला, इसलिए इधर एक्चुअली हमको आंसर आ रहा है 12.5 मोलर, इसको इंटू 10⁻⁻1 लिखेगा तो 125 हो सकता, फिर आंसर इज ऑप्शन, हाँ ये इंटीजर टाइप का है ना, 125 आंसर, ठीक है। नेक्स्ट गिवन बिलो प्लॉट किसके बीच में दिया, देखो λm वर्सेस √c का दिया है ना, एंड क्या पूछ रहा है, इफ फॉर द हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ KCl सॉल्यूशन द रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टिविटी सेल 100 ओम दिया था, मतलब R की वैल्यू दिया था, ओके 100 ओम R की वैल्यू दिया था और वो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन का दिया। देन द रेसिस्टेंस ऑफ द सेम सेल विथ डाइल्यूट सॉल्यूशन पूछा, तो डाइल्यूट सॉल्यूशन का कितना हो सकता है, ये कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन का RC लेंगे तो डाइल्यूट सॉल्यूशन का R वैल्यू कितना हो सकता है, हमको पता है रिलेशन कपा इज इक्वल टू, व्हाट इज द फार्मूला फॉर दैट, रेसिस्टेंस एंड कपा की रिलेशन क्या है, कपा इज इक्वल टू 1/R इंटू L/A होता है, बराबर है। तो इसकी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप है। एंड व्हाट अबाउट वन मोर रिलेशन, कपा एंड लैम्डा रिलेशन क्या है, लैम्डा इज इक्वल टू कपा इंटू 1000 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन, ये रिलेशन मालूम है ना, कॉन्सेंट्रेशन को मोलैरिटी लेंगे हम, बराबर है। सो तब ये दोनों को मैं कंबाइन कर रहा हूँ तो 1/R इज इक्वल टू, मतलब R और लैम्डा की रिलेशन निकाल रहा हूँ मैं, तो कपा इज इक्वल टू यहाँ क्या हो सकता है, देखो λm/1000 हो गया, राइट। फिर ये दोनों को कंबाइन करेगा तो 1/R इज इक्वल टू हमको आ सकता है λm, राइट। तो अब इसको मैं RC बाई कॉन्सेंट्रेटेड बाई डाइल्यूटेड का लिख रहा हूँ, ठीक है। और इधर क्या लिख सकता हूँ, डाइल्यूटेड लैम्डा वैल्यू एंड मोलैरिटी ऑफ डाइल्यूटेड वैल्यू, राइट,
एंड इधर कॉन्सेंट्रेटेड वैल्यू डिनोमिनेटर में लिख रहा हूँ, ठीक है। और इसकी वैल्यूज यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो RC की वैल्यू, कॉन्सेंट्रेटेड की वैल्यू कितना दिया, वो 100 वैल्यू, इसकी वैल्यू 100 ओम दिया था, और हमको डाइल्यूटेड सॉल्यूशन की R वैल्यू चाहिए, ठीक है। सो डाइल्यूटेड की सॉल्यूशन की लैम्डा वैल्यू कितना दिया, देखो यहाँ पर 0.1 उसकी कॉन्सेंट्रेशन रहेगा, तो 150 उसकी लैम्डा वैल्यू है, तो 150 इंटू उसकी मोलैरिटी है 0.1, ये डाइल्यूटेड है क्योंकि रूट सी की वैल्यू इधर क्या हो रहा है, देखो कम हो रहा है, बराबर है। तो अब इधर कॉन्सेंट्रेटेड की वैल्यू देखेगा तो 0.15 इंटू उसकी मोलैरिटी कितना है, मोलैरिटी 0.15 है, और यहाँ पर उसकी लैम्डा वैल्यू 100 है, ठीक है। और इधर रूट सी की वैल्यूज है ना ये, तो रूट सी की वैल्यूज के केस में क्या करना, सी वैल्यू लेने के लिए, कॉन्सेंट्रेशन लेने के लिए स्क्वायर करना पड़ता है, यहाँ पर क्या करना पड़ता है, स्क्वायर करना। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो, तुमको डाइल्यूटेड सॉल्यूशन की रेसिस्टेंस आ सकता है, तो इसको कैंसिल कर दे तो RD की वैल्यू 150 ओम आ रहा है, तो X की वैल्यू कितना है, 150 ओम है। तो लास्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, डेल्टा H फॉर्मेशन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का और हाइड्रोजन का, ये दोनों का फॉर्मेशन वैल्यूज 220 है, 250 है रिस्पेक्टिवली, है ना। और क्या दिया था देखो, एट 298.15 केल्विन डेल्टा H फॉर्मेशन ऑफ H2O दिया था -242, फिर H2O की फॉर्मेशन मतलब कैसा लिखना चाहिए, H2 प्लस हाफ O2 से लिखना चाहिए, इसकी डेल्टा H फॉर्मेशन की वैल्यू -242 किलो जूल है, बराबर है। और ये हाइड्रोजन एटम ऑक्सीजन एटम की फॉर्मेशन की वैल्यू है, ये 220 एंड 250 है ना, उसकी फॉर्मेशन मतलब क्या है, जनरली हाफ H2 से H एटम बनता है, तो इसकी वैल्यू 220 है, एंड हाफ O2 से O एटम बनता है, इसकी वैल्यू है 250, बराबर है। और वो वैल्यूज हमें इधर यूटिलाइज कर लेना। एक्चुअली डेल्टा H रिएक्शन की फार्मूला क्या है, बॉन्ड एनर्जी वैल्यूज दे तो क्या करते हैं हम, बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट करते हैं। इधर प्रोडक्ट में H2O में कितने बॉन्ड है, OH, 2 OH बॉन्ड है ना, 2 OH बॉन्ड है, बराबर है। तो H2 का यहाँ पर जो बॉन्ड एनर्जी दिया ना, हाफ H2 की वैल्यू दिया वो, तो हमें क्या करना, उधर 220 हाफ H2 का है, तो फिर 1 H2 का क्या हो जाता है, 440 होता है, ये वैल्यू 440 ले, एंड हाफ O2 का ही इधर 250 है ना, वो 250 एज इट इज ले, ठीक है। एंड डेल्टा H फॉर्मेशन कितना है, -242 है, -2 इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ OH हमको चाहिए, हमको क्या चाहिए, एवरेज बॉन्ड एनर्जी ऑफ एंथैल्पी, है ना, एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ OH चाहिए, तो यही वैल्यू चाहिए हमको। तो अब ये 440 250 है ना, तो 690 होता है, 690 को इधर लेकर आओ, -242 -690 -2 इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ OH, तो 690 242, ये दोनों को ऐड कर दो, ऐड कर दे तो 732 932 हो गया था, तो 932 -2 बॉन्ड एनर्जी ऑफ OH, एंड माइनस माइनस कैंसिल, 232/2 हो गया था, तो आंसर बॉन्ड एनर्जी ऑफ OH इसमें आधा ले हो, जनरली 450 और 416 मतलब 466 हो गया, 466 किलो जूल्स, बॉन्ड एनर्जी ऑफ OH 466, इसके आंसर है 466, ऐसा हम निकाल सकते हैं। ये थर्मोकेमिस्ट्री से आई थिंक एवरी पेपर में ये क्वेश्चन है, ये तो हर बार दे रहा था ऐसे क्वेश्चंस, ओके। आई होप आई डिस्कस अराउंड 3-4 पेपर्स, उसमें सभी में भी थर्मोकेमिस्ट्री से एक क्वेश्चन है, तो इसलिए थर्मोकेमिस्ट्री भी इतना इम्पोर्टेंट है बोल के समझ में तो आया हमको, राइट। तो थर्मोकेमिस्ट्री से क्वेश्चन तो इजी है, थर्मोकेमिस्ट्री से है, लेकिन क्वेश्चंस तो क्या है, सिंपल एडिशन सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चंस ही है, तो मैं इजीली कर सकते हैं, है ना। तो बच्चों ये पेपर में मतलब लेंदी पेपर लगा मुझे, इसको तुमको भी लगा होगा जो लिखे ये 28 का मॉर्निंग सेशन, तो ये तो लेंथी पेपर है ये क्वेश्चन पेपर, और इसमें ज़्यादा मॉडरेट क्वेश्चंस है, और टफ क्वेश्चन दो ही है, लेकिन मॉडरेट क्वेश्चन ज़्यादा है इसमें, देख के जेट से करने वाले क्वेश्चन 1-2 है बस, तो लेंदी हो गया पेपर बस, है ना। कर सकते हैं क्वेश्चंस कर सकते हैं, लेकिन टाइम ज़्यादा लग रहा है बस, ऐसा है क्वेश्चन पेपर। और मोस्टली देखेगा तो टफेस्ट क्वेश्चन पेपर इसमें
यू फील सो 28th मॉर्निंग का पेपर ही है मोस्टली, ओवरऑल पेपर में देखेगा तो, सारे पेपर्स में देखेगा तो मोस्टली टफेस्ट पेपर 28th मॉर्निंग सेशन का ही लगता है। हाँ मतलब ज़्यादा लेंदी है ना पेपर, ऐसा थोड़ा टफ लगता है बस, ठीक है। सो धन्यवाद, थैंक यू। गुड मॉर्निंग बच्चों, जेई मेन पेपर का डिस्कस करने जा रहा हूँ 28 मॉर्निंग सेशन, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 52 आपको दिया हुआ है ऐसा स्ट्रक्चर और बोल रहा है विल अंडरगो अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस एट ए फास्टर रेट देन दिस, है ना। इसका हाइड्रोलिसिस क्या होगा, फास्ट होगा इसके कंपेयर में, ठीक है। देखते हैं यहाँ पर देखें, अगर इसकी में वाटर से रिएक्शन, अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस का मतलब है ना OH माइनस का कंसंट्रेशन हमने बढ़ा दिया किस में, H2O में, है ना। और इसकी रिएक्शन हम करा रहे हैं OH माइनस H2O। तो यहाँ पर देखें ये एक इंट्रामॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। इस अल्काइल हैलाइड के अंदर ही एक इंटरनल न्यूक्लियोफाइल क्या है, प्रेजेंट है। तो ये एक इंट्रामॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, ये इंटरनली अटैक करेगा और ये लिविंग ग्रुप क्या होगा, डिपार्ट हो जाएगा। और यहाँ पर एक बनेगा 3 मेंबर रिंग बन जाएगा। देखें यहाँ पर एक 3 मेंबर रिंग आएगा इस टाइप का यन, और इस यन से लगा है 2 एथाइल और यहाँ पर हो जाएगा CH2 और यन पे चार्ज आ जाएगा प्लस, ठीक है। एक ऐसा 3 मेंबर रिंग बनेगा इंटरमीडिएट, है ना। ऑलरेडी इंटरनल न्यूक्लियोफाइल है, अटैक करके Cl को क्या करेगा, सब्स्टिट्यूट कर देगा और ऐसा 3 मेंबर रिंग इंटरमीडिएट बनेगा। और ये 3 मेंबर रिंग हाईली स्ट्रेंथ रिंग होता है, हमने पढ़ा है ऑलरेडी। और इस पर रिएक्शन ये OH माइनस अटैक करके रिंग को क्या कर देगा, ओपन कर देगा। यहाँ पर देखिए ये नॉर्मल, सिर्फ ये नॉर्मल क्या है, SN2 रिएक्शन है, ये नॉर्मल SN2 रिएक्शन है। और ये क्या है, SNI रिएक्शन है। हमने पढ़ा है इंट्रामॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का रेट क्या होता है, ज़्यादा होता है किससे, न्यूक्लियोफिलिक सब इंटरमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से। तो ये हमारा स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। यहाँ पर लिखा है विल अंडरगो अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस एट ए फास्टर रेट देन दिस। स्टेटमेंट 2 क्या है, इंट्रामॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन टेक्स प्लेस फर्स्ट बाय इन्वॉल्विंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नाइट्रोजन एटम। हाँ यहाँ पे जो इंट्रामॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, इसमें पहले कौन इन्वॉल्व हो रहा है, पहले जो इंटरनल न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट है वही इन्वॉल्व हो रहा है रिएक्शन में। यही स्टेटमेंट भी हमारा क्या है, करेक्ट है, ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट हमारे करेक्ट हैं, है ना। इसमें इसका रेट ज़्यादा होगा इस वाले से, और इस रिएक्शन में जो इंटरनल न्यूक्लियोफाइल है वो इन्वॉल्व हो रहा है, ठीक है। ये स्टेटमेंट भी हमारा करेक्ट है। तो बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर इनकरेक्ट, नहीं, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। तो इस तरह से फोर्थ हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट ये एक GOC का सवाल दिया हुआ है, बहुत ही आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 है, GOC का स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन बताना है आपको, करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग कार्बोकेटाइन। काफी आसान सवाल है, ठीक है। हमें कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी बताना है। यहाँ पर देखें ये भी रिजोनेंस स्टेबलाइज है, 3 फेनाइल से रिजोनेंस स्टेबलाइज, यहाँ भी 2 फेनाइल से रिजोनेंस स्टेबलाइज है, ये भी रिजोनेंस स्टेबलाइज है, प्लस आल्सो क्या है, पॉजिटिव चार्ज पार्ट ऑफ एरोमेटिक। ये पॉजिटिव चार्ज एरोमेटिक का पार्ट है, या आपको याद होगा इसे बोलते हैं क्या, ट्रोपाइलियम, इसे बोलते हैं ट्रोपाइलियम कटायन, है ना। ये ट्रोपाइलियम कार्बोकेटायन क्या होता है, एरोमेटिक होता है, ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। और ये कार्बोकेटायन यहाँ पे कोई रिजोनेंस नहीं है, नो रिजोनेंस। इन तीनों में रिजोनेंस है, ये तीनों पहले आएंगे ABC, लेकिन ये प्लस चार्ज क्या है, आल्सो पार्ट ऑफ एरोमेटिक, तो ये ज्यादा ये स्टेबलाइज होगा। तो C सबसे आगे आएगा, C, और उसके बाद यहाँ 3 फेनाइल और यहाँ पर 2 फेनाइल, CAB, और लास्ट में आ जाएगा D। तो CABD, है ना, CABD, इस तरह से हमारा थर्ड राइट आंसर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 है। ऑलरेडी ऐसा देखेंगे तो हमेशा एक ऐसा सवाल आता रहता है एवरी ईयर, ठीक है।
एप्लीकेशन ऑफ एसिड टू रिएक्शन, एप्लीकेशन ऑफ एसिड टू रिएक्शन, एक अल्काइल हैलाइड दिया है और एरो पर हमें AgCN प्रोवाइड किया हुआ है, AgCN है ना, एरो पर हमें AgCN प्रोवाइड किया हुआ है। तो देखें AgCN, AgCN है ना, यहाँ नाइट्रोजन का लोन पेयर अटैक करता है। कौन अटैक करेगा? नाइट्रोजन का लोन पेयर, जिससे क्या आता है? आइसोसाइनाइड। और यहाँ पर है AgNO2, AgNO2 ऐसा होता है, AgON डबल बॉन्ड O है ना। यहाँ ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, लेकिन नाइट्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो अटैक कौन करेगा? नाइट्रोजन, मतलब यन से बॉन्ड बनेगा, यन अटैक करेगा और क्या आएगा? नाइट्रो। तो ये AgNO2 से क्या आएगा? नाइट्रो अल्केन आएगा। तो यहाँ पर दिया है नाइट्रो और AgCN से क्या आएगा? आइसोसाइनाइड आएगा, ये दिया आया है आइसोसाइनाइड। तो फर्स्ट इसका आंसर ए एंड बी क्या आएगा? नाइट्रो अल्केन और आइसोसाइनाइड। तो फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 59, यहाँ देखें, ये बहुत ही एक अच्छा सवाल है। नेक्स्ट यहाँ पर दिया है एक एसिटल्डिहाइड है, एक एसिटल्डिहाइड है और सेकंड एसीटोन है। एसिटल्डिहाइड एंड एसीटोन अंडरगो विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। एक एसिटल्डिहाइड दिया हुआ है CH3COOH एसिटल्डिहाइड है और नेक्स्ट मॉलिक्यूल है एसीटोन, ठीक है ना, नेक्स्ट मॉलिक्यूल है एसीटोन। तो फर्स्ट आपसे बोल रहा है आयोडोफॉर्म रिएक्शन है ना, आयोडोफॉर्म रिएक्शन। आयोडोफॉर्म रिएक्शन कौन कौन शो करता है? हमें पता है, मेथाइल कीटो ग्रुप है ना, मेथाइल कीटो ग्रुप। तो यहाँ पर ऐसा दिया हुआ है, मेथाइल है और कार्बोनिल ग्रुप है, ये भी आयोडोफॉर्म रिएक्शन देगा। यहाँ भी है मेथाइल कीटो, ये भी आयोडोफॉर्म रिएक्शन देगा। नेक्स्ट है कैनिजारो रिएक्शन। कैनिजारो रिएक्शन की बात करें तो हमने पढ़ा है कैनिजारो रिएक्शन सिर्फ एल्डिहाइड की रिएक्शन होती है, और ऐसे एल्डिहाइड जिनके पास अल्फा एच क्या हो? एब्सेंट हो। तो यहाँ भी अल्फा एच है, यहाँ भी अल्फा एच है, कैनिजारो रिएक्शन ये भी नहीं आएगा और यहाँ भी नहीं आएगा। नेक्स्ट एल्डोल रिएक्शन। एल्डोल रिएक्शन एल्डिहाइड और कीटोन की रिएक्शन है, और ऐसे एल्डिहाइड और कीटोन जिनके पास अल्फा एच क्या हो? प्रेजेंट हो। तो एल्डोल रिएक्शन है ना, एल्डोल रिएक्शन ये भी देगा और ये भी देगा। नेक्स्ट है टॉलेंट टेस्ट। अगर देखें टॉलेंट टेस्ट, टॉलेंट टेस्ट कौन देगा? एल्डिहाइड टॉलेंट टेस्ट देते हैं, कीटोन नहीं देते हैं। नेक्स्ट है आपका क्लेमेंसन रिडक्शन है ना, ये क्या है? क्लेमेंसन रिडक्शन, क्लेमेंसन रिडक्शन है ना, एल्डिहाइड और कीटोन रिड्यूस होता है किसमें? अल्केन में। तो ये इसका भी हो जाएगा और इसका भी हो जाएगा। तो देखो, तो हमें बताना था चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो है ना। तो दोनों कौन कौन से रिएक्शन शो कर रहे हैं? आयोडोफॉर्म दोनों दे रहा है, ठीक है, कैनिजारो रिएक्शन दोनों में से कोई नहीं है दे रहा है, एल्डोल रिएक्शन दोनों दे रहा है, टॉलेंट टेस्ट एक दे रहा है एक नहीं दे रहा है, क्लेमेंसन रिडक्शन दोनों दे रहा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ये ए हो गया, और ए के बाद क्या है? सी, और सी के बाद क्या है हमारा? ABCD और उसके बाद ई। तो ACE आंसर हो जाएगा हमारा AC एंड E ओनली, ACE ओनली। नेक्स्ट नेक्स्ट सवाल है, ये NCERT का स्टेटमेंट दिया है बायोमॉलिक्यूल चैप्टर में, आप पढ़ेंगे वहाँ दिया होगा है ना। ग्लूकोज पेंटाएसिटेट, जो ग्लूकोज पेंटाएसिटेट होता है वो 2,4-DNP टेस्ट नहीं देता है ना, ग्लूकोज पेंटाएसिटेट 2,4-DNP टेस्ट नहीं देता। इससे प्रूफ होता है कि ग्लूकोज में फ्री CHO ग्रुप नहीं है। तो यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है स्टेटमेंट में, डी ग्लूकोज पेंटाएसिटेट रिएक्ट विथ 2,4-DNP, ठीक है ना, जबकि ग्लूकोज पेंटाएसिटेट 2,4-DNP टेस्ट नहीं देता है। यहाँ पर लिखा है देता है ना, रिएक्ट करता है। तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या है? इनकरेक्ट है, ठीक है। सेकंड दिया है स्टार्च ऑन हीटिंग विथ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 2-3 एटमॉस्फेयर है ना प्रेशर प्रोड्यूस ग्लूकोज। स्टार्च का हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या आएगा? ग्लूकोज आएगा। ये स्टेटमेंट हमारा क्या है? करेक्ट है। ये इनकरेक्ट है और ये क्या है? करेक्ट है, ठीक है। तो स्टेटमेंट 1 फॉल्स है और सेकंड क्या है? ट्रू है। स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स बट स्टेटमेंट सेकंड इज ट्रू। इस तरह से फर्स्ट हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट
नेक्स्ट ये सवाल दिया है क्वेश्चन नंबर 67, देखें 67 नंबर का सवाल है, देखें देखो यहाँ पर दिया है, ये बहुत ही अच्छा सवाल है। सवाल दिया है ए मॉलिक्यूल पी, एक मॉलिक्यूल पी है ना, एक मॉलिक्यूल पी है जिसको ट्रीट कर रहे हैं एसिड से, जिसको एसिड से हमने ट्रीट किया तो अंडरगो रीअरेंजमेंट, जिसका रीअरेंजमेंट हो गया है ना, एंड गिव क्यू, जैसे हमने पी का एसिड से रिएक्शन कराया, पी का एसिड से रिएक्शन कराने के बाद क्या आया, क्यू आया, आफ्टर क्या रीअरेंजमेंट, रीअरेंजमेंट के बाद ये बोल रहा है ना, आफ्टर रीअरेंजमेंट क्यू आया, क्यू ऑन ओजोनोलिसिस, उसके बाद क्यू का हमने क्या किया, ओजोनोलिसिस किया, वनली ओजोनोलिसिस लिखा है तो हम मान के चलेंगे क्या है, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस है ना, ओजोनोलिसिस किया है ना, फॉलोड बाय रिफ्लक्स अंडर अल्कलाइन कंडीशन, उसके बाद हमने क्या किया, अल्कलाइन कंडीशन दिया तो क्या आया, आर आया है ना, आर आया, तो हमें स्ट्रक्चर बताना है, द स्ट्रक्चर ऑफ आर, आर का स्ट्रक्चर बताना है, ठीक है, द स्ट्रक्चर ऑफ आर इज गिवन बिलो, हमें आर का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, आर का नहीं बताना है, आर का हमें स्ट्रक्चर दिया हुआ है, हमें पी का बताना है, पी का। तो आप देखो यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है क्या है, जैसे हम ये जो प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट को अच्छे से देखें पहले, इस प्रोडक्ट का नाम क्या होगा, इसका हम देखें नाम अगर लिखे तो इसका नाम क्या होगा, इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा और ये क्या बीटा, ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड है, मतलब ये एल्डोल कंडेंसेशन का प्रोडक्ट है, किसका प्रोडक्ट है, एल्डोल कंडेंसेशन का, ये एक एल्डोल कंडेंसेशन का प्रोडक्ट दिया हुआ है। एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन आपको पता होगा, दो एल्डिहाइड को जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, दो एल्डिहाइड को जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन क्या हो, प्रेजेंट हो, हम कंडेंस करते हैं, है ना, कंडेंस करते हैं बेस के प्रेजेंस में, जैसे दो एल्डिहाइड है, दोनों को हमने क्या कर दिया, कंडेंस कर दिया, है ना, पहले का कार्बोनिल और दूसरे का दो अल्फा का क्या H, ऐसे वाटर निकालते हैं, एल्डोल कंडेंसेशन का प्रोडक्ट बनाना आपने ऐसे सीखा होगा, है ना, दो को जोड़ देते हैं वाटर रिमूव करके, हमने दो को रिमूव कर दिया, अरे दो को जोड़ दिया वाटर रिमूव करके, तो क्या आया CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO। अब देखो इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत आसान से हम इस क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हैं। एक हमने नॉर्मल एसिटाल्डिहाइड दिया और नॉर्मल एसिटाल्डिहाइड लेके हमने एल्डोल कंडेंसेशन का प्रोडक्ट बनाया, एल्डोल कंडेंसेशन का हम प्रोडक्ट ऐसे ही बनाते थे, दो मॉलिक्यूल को कंडेंस कर देते थे और वाटर मॉलिक्यूल क्या होता था, रिमूव होता था, जब भी हम दो मॉलिक्यूल को कंडेंस करते थे तो वाटर मॉलिक्यूल क्या होता था, एलिमिनेट होता था। फिर हम एल्डोल से प्रोडक्ट कैसे बनाते थे, एल्डोल कंडेंसेशन का प्रोडक्ट क्या हुआ करता था, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल, एल्डोल कंडेंसेशन का प्रोडक्ट क्या होता था, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल, है ना, ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल है। फिर हमें इससे एल्डिहाइड बनाना रहता था तो हम क्या करते थे, डबल बॉन्ड को ब्रेक करते थे, डबल बॉन्ड को ब्रेक करके और वाटर जोड़ देते थे, वाटर जोड़ देते थे ऐसे, तो फिर से वहीं आ जाता था CH3 CHO और CH3 CHO, ठीक है। तो बिल्कुल यहाँ पर भी ऐसे ही करें, देखो ये अल्फा बीटा है तो अल्फा पर क्या लगा दे, हाइड्रोजन, अल्फा पर हमने क्या कर दिया, हाइड्रोजन लगा दिया, और बीटा पर क्या लगा दिया, ऑक्सीजन, अल्फा पे दो हाइड्रोजन लगा दिया, बीटा पर क्या लगा दिया, ऑक्सीजन। तो देखो क्या आ गया आपका, ये जो बनेगा ये आ गया, देखो यहाँ पर क्या आया, CH3 C डबल बॉन्ड हो, देखो कैसे भी करो, CH3 C डबल बॉन्ड हो, ये आया CH3 C डबल बॉन्ड हो, CH3 C डबल बॉन्ड हो, इस डबल बॉन्ड को ब्रेक किया, ऑक्सीजन, बीटा पे ऑक्सीजन लगा दिया, अल्फा पे दो हाइड्रोजन, यहाँ आ गया C डबल बॉन्ड हो, CH2 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 3 टाइम CH2 आ गया, CH2 CH2 CH2, है ना, फिर आया आपका ये 1 2 3, फिर यहाँ पर CH2, है ना, CH2 और फिर आया COO CH3 COO CH3, ये आया, ठीक है। हम लोग क्या कर रहे हैं, एल्डोल का रिवर्स कर रहे हैं, इसको बोलते हैं रेट्रो एल्डोल, ये एल्डोल कंडेंसेशन का प्रोडक्ट था, इसका मैंने रिवर्स कर दिया, ये किससे आया होगा, इसी से आया होगा, है ना, इसी का एल्डोल कंडेंसेशन कराएंगे तो, ठीक है। अब देखो, अब ये स्ट्रक्चर इनमें से किससे आएगा हमें ये बताना है, अब ये जो स्ट्रक्चर है इनमें से किससे आएगा, तो इसका हम ओजोनोलिसिस करेंगे तो सेम, अगर इसका मैं ओजोनोलिसिस करूंगा तो देखो आपका CH2 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 4 टाइम्स, CH2 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 4 टाइम्स, ये भी आएगा, लेकिन आपको दिया है ए मॉलिक्यूल P ऑन ट्रीटमेंट विथ एसिड अंडरगो रीअरेंजमेंट,
लेकिन इसका एसिड से रिएक्शन कराने पर कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा, ये तो होगा ही नहीं। इसका हम एसिड से रिएक्शन कराएंगे तो कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा। लेकिन अगर मैंने इसका एसिड से रीअरेंजमेंट कराया, देखो इसको एसिड से हमने ट्रीट कराया, तो OH एसिडिक मीडियम में प्रोटोनेट होकर क्या होगा, एलिमिनेट हो जाएगा। एल्कोहल का जो OH होता है एसिडिक मीडियम में प्रोटोनेट होकर क्या होगा, बाहर चला जाएगा, और ये बनेगा कार्बोकैटायन, एक ऐसा कार्बोकैटायन आएगा, है ना। और ये लेस स्टेबल से मोर स्टेबल में जाएगा, है ना। 1 to हाइड्राइड शिफ्टिंग आपका ये आ जाएगा, ठीक है। और इसका रीअरेंजमेंट कराएंगे हम तो ऐसा आ जाएगा, देखो इसका रीअरेंजमेंट कराएंगे 5 से कहाँ जाएगा, 6 में, तो ऐसा आएगा। फिर 1 to मेथाइल शिफ्टिंग हो जाएगा, और 1 to मेथाइल शिफ्टिंग से ये आ जाएगा प्लस, और ये फिर अल्कीन आ जाएगा, देखिए ऐसा, फिर अल्कीन आ जाएगा, है ना। और इसका हम ओजोनोलिसिस कराएंगे, O3, है ना, जिंक H2O, तो ये आ गया। तो देखो आपको दिया हुआ है ना, द स्ट्रक्चर ऑफ पीज, तो आपको देखो ऑलरेडी लिखा है ए मॉलिक्यूल पी, हमने मान लो अगर ये पी लिया है ना, पी ऑन ट्रीटमेंट विथ एसिड, एसिड से हमने ट्रीट किया, है ना, अंडरगो रीअरेंजमेंट एंड गिव क्यू, जैसे ये क्यू आ गया, ठीक है, क्यू आ गया, ठीक है, क्यू ऑन ओजोनोलिसिस फॉलोड बाई ओजोनोलिसिस कराया, ये आया। और इसको मैंने अगर क्या कर दिया, बेसिक मीडियम में रख दिया, OH माइनस हीट कर दिया, है ना, तो आपका ये ऑलरेडी आएगा। तो इस तरह से तो एक ऑप्शन आपका क्या हो गया, सेकंड हो गया, ठीक है। अब थर्ड ऑप्शन पे चलते हैं, देखो थर्ड ऑप्शन पे चले हैं, देखो थर्ड ऑप्शन हमारा जो दिया हुआ है ये है थर्ड ऑप्शन, 4 मेंबर रिंग पे प्लस होगा, और 4 मेंबर रिंग पे प्लस होगा तो रिंग कंट्रैक्शन होगा, वो 3 मेंबर में चला जाएगा, है ना, ठीक है। ये डांसिंग रिजोनेंस या CPM, साइक्लोप्रोपाइल मेथाइल कार्बोकैटायन मोर स्टेबल होगा, तो ये तो होगा ही नहीं। ऐसे भी फोर्थ ऑप्शन की बात करें, देखो अगर फोर्थ ऑप्शन में, देखो फोर्थ ऑप्शन अगर लिया है, इसको भी अगर मैं एसिड से ट्रीट करूंगा, यहाँ भी अगर यहाँ भी मैं एसिड से ट्रीट कर रहा हूँ, इसको एसिड से ट्रीट कर रहा हूँ, तो यहाँ रिएक्शन होगी अल्कीन पर H+ की, और ये आएगा यहाँ पर ये प्लस आएगा, और फिर वही प्रोसेस रिपीट होगा, फिर यहाँ पर रिंग एक्सपेंशन होगा, फिर ये आएगा मेथाइल शिफ्टिंग होगा, ये आएगा। तो इस तरह से 2 आंसर आपके करेक्ट हैं। फोर्थ आंसर भी हो सकता है, फोर्थ ऑप्शन भी हो सकता है, और कौन सा ऑप्शन हो सकता है, सेकंड ऑप्शन भी हो सकता है ना। इस तरह से सेकंड और फोर्थ दोनों आंसर करेक्ट है, ठीक है। अगर दोनों को लेके हम आगे बढ़ेंगे तो सेम ही चीज़ आएगा, अगर हम दोनों को लेके आगे बढ़ेंगे तो सेम आंसर आएगा, ये आएगा। अगर हम सेकंड ऑप्शन को लेके चले और फोर्थ ऑप्शन दोनों को, तो सेम आंसर आएगा। अब आगे देखते हैं क्या आंसर आता है, ठीक है, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70 है, देखो सवाल नंबर 70 है, काफी आसान सवाल। द कंपाउंड दैट प्रोड्यूस CO2 विथ एक्वस NaSCO3, है ना, एक्वस NaSCO3, तो देखो सोडियम बाइकार्बोनेट उसी एसिड से रिएक्ट करेगा जो H2CO3 से क्या होगा, ज्यादा एसिडिक होगा। तो हमें बस देखना है H2CO3 से कौन ज्यादा एसिडिक है, H2CO3 से कौन ज्यादा एसिडिक है। तो H2CO3 से ज्यादा एसिडिक कौन है सिलेबस में, हमारे 3 ही है, एक सल्फोनिक एसिड होता है, एक पिक्रिक एसिड होता है, और एक क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो जो H2CO3 से ज्यादा एसिडिक होगा वहीं सोडियम बाइकार्बोनेट से क्या करेगा, रिएक्ट करेगा, और CO2 क्या करेगा, इवॉल्व करेगा। तो ये आपका बेंजोइक एसिड है, ये रिएक्ट करेगा, H2CO3 से ज्यादा एसिडिक है। ये फिनॉल है, H2CO3 से क्या है, लेस है। ये आपका पिक्रिक एसिड है, ये H2CO3 से क्या है, ज्यादा एसिडिक है। ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये भी H2CO3 से क्या है, ज्यादा एसिडिक है। ये तो फिनॉल है, ये नहीं करेगा। तो आंसर क्या हो गया, ACD आ जाएगा, है ना, ACD। तो इस तरह से हमारा हो गया AC एंड D, फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, ACD। नेक्स्ट लास्ट है क्वेश्चन नंबर 72, इसके बाद कोई सवाल नहीं है ना, नहीं, लास्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 72 नंबर का क्वेश्चन देखें, ऐसा दिया हुआ है, देखो 72 दिया है, एक एराइल हैलाइड दिया है और एरो पर मैग्नीशियम ट्राई ईथर दिया है। तो कभी भी एराइल हैलाइड हो या अल्काइल हैलाइड हो और एरो पर क्या हो, मैग्नीशियम ट्राई ईथर हो, तो क्या बनेगा, ग्रिग्नॉट रिएजेंट, है ना। तो इसका हम रिएक्शन कराएंगे, हालांकि मैं लिख दे रहा है, देखो इसका मैं अगर रिएक्शन कराऊंगा, है ना, रिएक्शन कराऊंगा मैग्नीशियम
ड्राई ईथर, मैग्नीशियम ड्राई ईथर, तो बनेगा क्या, ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट। ये आपका बनेगा MgCl, ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट बन गया। इसका हम CO2 से रिएक्शन कराएंगे, है ना, ग्रिग्नॉर्ड की। CO2 क्या है, एक इलेक्ट्रोफाइल है, C डबल बॉन्ड O, ठीक है, तो ये निगेटिव इलेक्ट्रोफाइल, ये न्यूक्लियोफाइल, अटैक करेगा पाई शिफ्ट को पे जाएगा, है ना, O माइनस, वाटर यहाँ हाइड्रोलिसिस से क्या आ जाएगा, ये अच्छा जाएगा, मतलब CO2 मारेंगे तो COOH क्या होगा, चिपकेगा, एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ग्रिग्नॉर्ड की CO2 से रिएक्शन कराएंगे तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप इंट्रोड्यूस होता है। फिर इस कार्बोक्सिलिक ग्रुप का हम किससे रिएक्शन करा रहे हैं, अमोनिया हीटिंग, काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अमोनिया के साथ हीट करेंगे तो अमाइड आ जाएगा, अमोनिया के साथ हीट करेंगे तो क्या आ जाएगा, अमाइड आएगा, है ना। अमोनिया के साथ हीट किया तो क्या आ गया, अमाइड, ठीक है। और इस अमाइड का ये हाफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन HBD, है ना, हाफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन HBD रिएक्शन, Br2NaOH, Br2NaOH लेंगे तो क्या आएगा, CO उड़ा दो, इन दोनों को मिला दो तो क्या आ जाएगा, एनिलीन आ गया। इस तरह से ये एनिलीन आया, है ना। देखो आपको दिया क्या हुआ है, यहाँ पर लिखा क्या है कि 11.25 मिलीग्राम ऑफ क्लोरोबेंजीन, 11.25 मिलीग्राम ऑफ क्लोरोबेंजीन विल प्रोड्यूस, है ना, यहाँ पर कुछ मेंशन नहीं है, उसको हमने मान लिया x इंटू 10⁻⁻1 मिलीग्राम ऑफ प्रोडक्ट B, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम देखें तो अगर हमने 1 मोल लिया है या 1 क्लोरोबेंजीन है तो कितना आ रहा है, 1 एनिलीन आ रहा है, या ऐसा हम सोच सकते हैं 1 मोल से कितना आ रहा है, हमने 1 मोल लिया तो कितना आया, 1 मोल ही तो आया, अगर 1 मोल ये है तो 1 मोल एनिलीन आया, ठीक है। यहाँ पर कितना दिया 11.25 मिलीग्राम, तो इसको मैं मोल में कन्वर्ट कर रहा हूँ 11.25, है ना, मिलीग्राम को ग्राम में 10⁻³ अपान, है ना, क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन का हम मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे तो आएगा, है ना, 112.5 आएगा मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे तो, ठीक है ना। क्लोरोबेंजीन का मॉलिक्यूलर वेट इतना होता है 112.5, है ना। ये 1 मोल किसका हो गया, 1 मोल क्लोरोबेंजीन से 1 मोल एनिलीन आ रहा है, तो हमें इतने से बताना है 11.25 मिलीग्राम क्लोरोबेंजीन लेंगे तो ये कितना प्रोड्यूस होगा, तो 11.25 का कितना मोल हो गया, यहाँ पर देखें तो हो जाएगा ये 0.1 यानी 10⁻³ कितना आ जाएगा, ये 10⁻⁴ मोल, तो 1 मोल से 1 मोल आ रहा है तो 10⁻⁴ मोल से कितना आएगा, 10⁻⁴ मोल ही आएगा, ठीक है। 1 मोल से 1 मोल आ रहा है तो 10⁻⁴ मोल से 10⁻⁴ ही मोल आएगा ना। अब इसको हमें ग्राम में कन्वर्ट कर लेना है, ठीक है ना, यहाँ ग्राम, तो इतना मोल बराबर कितना ग्राम, इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो इसका मॉलिक्यूलर मास कितना है, एनिलीन का, जो एनिलीन है इसका मॉलिक्यूलर मास आएगा 93, तो 93 इंटू कितना हो जाएगा 10⁻⁴, ये क्या हो जाएगा ग्राम। अब इस ग्राम को हमें मिलीग्राम में कन्वर्ट करना है, 93 इंटू 10⁻⁴ ग्राम को मिलीग्राम में, तो 93 इंटू 10⁻³ ये मिलीग्राम हो गया, इंटू 10⁻⁻1, तो इतने को हम क्या लिख सकते हैं 93 इंटू 10⁻⁻1 क्या हो गया मिलीग्राम, तो 93 इंटू 10⁻⁻1 मिलीग्राम, आंसर आपका दिया हुआ है ऑलरेडी, राइट है, ठीक है। तो इस तरह से हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सारे क्वेश्चन डिस्कस कर दिया। स्टार्टिंग के जो आपके थे, स्टार्टिंग के जो 22, 23 का पेपर था वो थोड़ा इनसे क्या था, आसान था, तो 21 से 28 के पेपर से 2-3 क्वेश्चन को देखे लगभग, हम 2-3 क्वेश्चन को देख के छोड़ के लगभग आसान ही थे, केवल 2-3 क्वेश्चन ऐसे जो डिफिकल्ट हैं आपके लिए, है ना, लेंदी हैं, ठीक है, थैंक्स।